तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 59 है, ठीक है, यानी 59वीं क्लास है और आप मान के चलिए कि 90 क्लासेस तक हम लोग लगभग कवर कर देंगे। अब चीज़ें ऐसी हैं, क्या फिलहाल आजकल के समय में क्या पढ़ाना छोड़ दिया जाए या मतलब अपने यहाँ पे क्रैश कोर्स को स्टॉप किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसी भी परिस्थितियां हैं हम तो आशावादी हैं, स्पेशली मैं, ठीक है, आशावादी यानी कभी ना कभी चीज़ें बेहतर होंगी और आने वाले समय में आपके एग्जाम फेयर तरीके से होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं क्लासेस आपको कंप्लीट कराऊँ। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं 90 डेज़ का मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। इसके अलावा RO का जो बैच चल रहा है, यानी जो क्लासेज उसकी चल रही हैं, शायद अभी तीन क्लासेज हुई हैं उसकी, और इस कल जैसे संडे था तो क्लास नहीं आ पाई थी, तो उसकी भरपाई हो जाएगी, आप लोग फिक्र मत करना। और जैसे ही विज्ञापन आ जाएगा और उसके आधार बाद आपकी क्लासेस का नंबर भी बढ़ जाएगा। फिलहाल हल्का सा मैं आपको जो मेन चैप्टर है, जो थोड़ा लेंथी हैं, जिनको स्किप नहीं किया जा सकता, वो बता देता हूँ। जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके बाद हमारी रफ्तार जो हो जाएगी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। देखिए, डे 59 हम लोगों का है और इसके तहत हम लोग ये देखेंगे कि ज्योग्राफी अब हमारी चल चुकी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने जीएस में लिखना है, जो सौरमंडल होता है ना बच्चों, उसमें सूर्य जो होता है केंद्र पे होता है, उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसका रूट क्या होता है, किस पाथ पे लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार। लिखो, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह किस पाथ पर, मतलब ग्रह का जो चक्कर होता है सूर्य की, क्योंकि सन बीच एक प्रकार से सन है जैसे, ठीक है, इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, किस रूट में लगाते हैं, किस पाथ में लगाते हैं, वो होता है बच्चों दीर्घवृत्ताकार, यानी अंडाकार जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपने क्वेश्चन क्या लिखना है, सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह किस पाथ पर चक्कर लगाते हैं, पाथ मतलब रूट, ठीक है, किस पाथ पर चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं, सबसे अधिक प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट, उपग्रह क्या होता है बच्चों, जो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं, बृहस्पति के क्या है सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह, और जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है, ये प्राकृतिक नेचुरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, विषुवत वृत्त यानी जो 0 डिग्री है उसे उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको कुछ इस टाइप से बताया था, अगर सपोज 0 डिग्री की लाइन है, यहां से नॉर्थ की ओर और यहाँ से साउथ की ओर जो लाइन होती है, यानी ये 0 डिग्री है, इससे नॉर्थ और साउथ की ओर ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। लिखो जी, विषुवत वृत्त से यानी भूमध्य रेखा से जो भी लिखते हो, ठीक है, विषुवत वृत्त से उत्तर व दक्षिण की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, इससे नॉर्थ और साउथ की ओर है, ठीक है, एंगुलर, क्योंकि वो एंगल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, विषुवत वृत्त मतलब जो विषुवत वृत्त है यानी जो 0 डिग्री है वो कौन सी लाइन होती है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। लिखो, विषुवत वृत्त किस मतलब अक्षांश को प्रदर्शित करता है, 0 डिग्री को। लिखो, विषुवत वृत्त किस अक्षांश को प्रदर्शित करता है, 0 डिग्री, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसके अलावा एक आप लोगों ने सुना होगा कर्क रेखा, ठीक है, ये किस लाइन को प्रदर्शित करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है मैंने, ठीक है। और इसी प्रकार से एक लाइन आपने और सुनी होगी, मकर रेखा, ये भी है कितनी, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यानी 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये होगी कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा, और ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं बच्चों, अपने आप में भूमध्य रेखा। इसके बाद अगला आप लोग देखना, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है या बढ़ता है, ध्यान रखना। जैसे ये है, यहां से जब आप ध्रुव जाओगे, ये ध्रुव कौन से होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ
और 90 डिग्री साउथ, ये जो होते हैं पोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक 66.5 डिग्री भी होता है, उपध्रुवी क्षेत्र कहते हैं उसको, ठीक है। यानी यहाँ से इस 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ की ओर जाने पे आप लोग अक्षांश की जो वैल्यू होती है, मतलब अक्षांश का आकार घटता है, ये लिखना है, ठीक है। तो लिखो 0 डिग्री से, पूरा लिखना, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ ऑब्लिक साउथ जाने पर अक्षांश का आकार क्या हो जाता है, घटता है, ध्यान रखना, ठीक है। अक्षांश का आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, छोटे छोटे होते रहेंगे अक्षांश। कहाँ, 0 डिग्री से नॉर्थ साउथ की ओर जाने पर अक्षांश का आकार अपने आप में क्या होता है बच्चों, घटता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप लोगों ने समझना है। और ये अभी जो चल रही है आप लोग की, वो 6th की एनसीईआरटी चल रही है। कौन सी क्लास की चल रही है, 6th की चल रही है, ध्यान रखना इसको, ठीक। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहीं पे 6th की एनसीईआरटी में, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली एक रेफरेंस लाइन होती है, उसको बोलते हैं देशांतरी याम्योत्तर रेखाएं, ठीक है। देखो जैसे आप लोग वो देखोगे, ग्लोब देखोगे, तो इसमें क्या होता है, ऐसी भी लाइन जुड़ी होती है इस प्रकार से, ठीक है। यानी नॉर्थ साउथ इस प्रकार से लाइन जो अपने आप को मतलब जोड़ते हैं, यानी नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। इसमें से एक मेन लाइन होती है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कहीं होती है, ग्रीनविच से जाती है लंदन से। तो इस 0 डिग्री वाली लाइन को बोलते हैं मुख्य याम्योत्तर रेखा। तो आप ऐसे लिखो क्वेश्चन, देखो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, ठीक है, को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, को जोड़ने वाली रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा। इस लाइन को क्या कहा जाता है, ये जो लाइनें होती है ये देशांतर होती हैं, अर्थात इनको बोला जाता है बच्चों अपने आप में देशांतरी रेखाएं, यानी देशांतरी याम्योत्तर रेखा, देशांतरी याम्योत्तर रेखा बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। लिखो किसी स्थान का, जैसे आप टाइम कितना हो रहा है ना, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित, यानी वहां का रियल स्टैंडर्ड टाइम किस आधार पर निर्धारित होगा, वहां की कौन सी है, देशांतर लाइन कौन सी है, देशांतर रेखा से। यानी वहां पर कौन सी देशांतर रेखा है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहां का एक्चुअल में टाइम जो है वो कितना हो रहा है। यानी ये एक प्रकार से टाइम को क्या करता है, रेफरेंस देता है टाइम का। कौन सी लाइन देती है वो, ये देशांतरी लाइनें देती हैं टाइम का रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है बच्चों, मतलब मेन किसी मतलब स्थान, यदि कोई जगह है वहां पे, जैसे वो ग्रीनविच से हमने टाइम लिया है, तो अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, मुख्य याम्योत्तर यानी प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा, जहां से हमने क्या लिया है, अपने आप में विश्व का समय निर्धारित करते हैं, ये गुजरती है बच्चों ग्रीनविच से, ग्रीनविच, और ये है कहाँ, लंदन में, ब्रिटेन में। यहीं से हमने क्या लिया है, मुख्य जो समय लिया है हमने, विश्व का जो समय, इसी लाइन के रेफरेंस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से देशांतर रेखा को बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है बच्चों 180 डिग्री लाइन जो है पूर्वी देशांतर, और इसी को बोलते हैं अपने आप में क्या, देशांतर रेखा को, एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और ये कहां से गुजरती है, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से होकर ये अपने आप में गुजरती है। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम किस लाइन से लिया गया है, भारत का मानक समय, ये जो भारत का मानक समय लिया गया है, ये लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री
पूर्व लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, यानी अपने आप में ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हमने क्या लिया है, भारत का मानक समय, और ये गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर ये अपने आप में गुजरता है, और ये जो भारत का मानक समय है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। चेक कर लेना, 5 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, यूपी के बाद के जो राज्य होंगे, यूपी है, नीचे अपने आप में कुछ पोर्शन शायद छत्तीसगढ़ उड़ीसा वगैरह का आएगा, तेलंगाना वगैरह, ये चेक कर लेना 4 या 5 राज्य कितने, मेरे ख्याल से 5 राज्य होगा, ठीक है। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के कहाँ से लिया गया है, नैनी से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, लिखो, पृथ्वी को अपने अक्ष पर, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय 4 मिनट का टाइम लगता है बच्चों। इसमें जैसे आता नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा, तो इसी प्रकार से टाइम का भी क्या होता है, निर्धारण होता है। जितनी डिग्री खिसकेगा उतने मिनट का क्या आ जाएगा अपने आप में, एक स्थान से दूसरे स्थान में टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर चक्कर लगाती है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर, अपने अक्ष पर, यानी काल्पनिक जो अक्ष है, अक्ष पर चक्कर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 अक्षांश के बीच की दूरी लगभग, 2 अक्षांश के बीच की दूरी लगभग होती है बच्चों 111 किलोमीटर, ठीक है, यानी अप्रॉक्स मान के चलिए आप लोग, लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस अपने आप में किसके बीच रहती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच रहती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, सही तरीके से देख लेना है, ठीक है। लगभग 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं की मीट की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना है, उपसौर और अपसौर किसको कहते हैं, लिखो, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है। अपसौर लिखो आप लोग, अपसौर किसको कहा जाता है और उपसौर किसको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, जिस कंडीशन में अपने आप में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, यानी कोई ऐसी कंडीशन जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी व सूर्य की मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, अधिकतम दूरी, उसको क्या कहा जाता है, अपने आप में अपसौर कहा जाता है। और ये कब होता है बच्चों, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और जबकि उपसौर क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी, सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है, अपने आप में उपसौर होती है। और ये कब आती है कंडीशन, 3 जनवरी को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये डेट भी पूछता है कि किस तिथि को अपसौर होता है और किस तिथि को उपसौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, दो देशांतर रेखाओं के बीच की क्या दूरी क्या कहलाती है, लिखो, 2 देशांतर के मध्य की दूरी, 2 देशांतर के मध्य की जो दूरी है उसको कहा जाता है अपने आप में गोरे, क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, ठीक है, गोरे। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी हिस्ट्री का क्या हो गया ना, सॉरी जियोग्राफी का क्या हो गया, 6th की एंड हो गया, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने ये पढ़ा, इसके बाद जो आपका अगला पोर्शन आएगा वो कौन सा आता है आज का, उत्तराखंड वाला पोर्शन, ठीक है। उत्तराखंड वाले पोर्शन में आप लोग देखना कि मेन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखिए उत्तराखंड का जो पोर्शन आता है, पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, गढ़वाल का प्रवेश द्वार सबको पता होगा, जैसे कुमाऊं का क्या है और गढ़वाल का क्या है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है बच्चों कोट द्वार को, कोट द्वार क्या है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। और जो कोट द्वार है ये अपने आप में किस नदी के तट पर है, खोह नदी के तट पर है, खोह नदी के तट पर अपने आप में क्या है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ठीक है। अगला लिखो, डाडा मंडी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे,
डांडा मंडी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत। डाडा मंडी आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, प्रेरणा स्रोत कौन से थे, ये लिख दो कौन थे। ठीक है, प्रेरणता कौन थे, यानी जो डाडा मंडी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणता अपने आप में थे कौन, उमराव सिंह रावत। क्या लिखोगे, उमराव सिंह रावत जी थे। ठीक है, लिखो उमराव सिंह रावत, उमराव सिंह रावत डाडा मंडी आंदोलन के क्या थे, प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, सिद्धबली मेला किस जनपद में या कहां पर लगता है, बहुत फेमस है क्वेश्चन। सिद्धबली मेला ये लगता है बच्चों कोटद्वार में। सिद्धबली मेला किस स्थान पर लगता है, कोटद्वार में लगता है, और ये कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकेश्वर महादेव मंदिर और कोट महादेव मंदिर किस जनपद में है। तारकेश्वर महादेव प्लस कोट महादेव। ठीक है, तारकेश्वर महादेव और कोट महादेव मंदिर जो है पौड़ी में है। ये कहां पर अवस्थित है, पौड़ी जनपद में स्थित है। कौन से, तारकेश्वर और कोट महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, दुगड्डा किस नदी के संगम पर बसा है, दुगड्डा पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, लिखो दुगड्डा किस नदी के संगम पर है, किस नदी के संगम पर अवस्थित है, ये है बच्चों लंगूरगाड़ व सिलगाड़ नदी। लंगूरगाड़ व सिलगाड़ नदी के संगम पर अवस्थित है। कौन सा शहर, दुगड्डा, और दुगड्डा कहां पड़ता है अपने आप में, पौड़ी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मोरध्वज किसका पूर्व नाम था, कोटद्वार का, यानी पहले मोरध्वज किसको कहते थे, मोरध्वज कहा जाता था कोटद्वार को, किसको कहा जाता था, मोरध्वज कोटद्वार को। ठीक है, मोरध्वज किसका पूर्व में नाम था, कोटद्वार का पूर्व नाम मोरध्वज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, भवानी सिंह रावत ने, भवानी सिंह ने की थी। ठीक है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी अपने आप में, भवानी सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दुगड्डा शहर को किसने बसाया था, पंडित धनीराम मिश्र द्वारा। ठीक है, प्राचीन नाम नाथोपुर था इसका। दुगड्डा शहर बसाया था, लिखो दुगड्डा शहर को किसके द्वारा बसाया गया था, धनीराम मिश्र के द्वारा। दुगड्डा शहर को बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था, धनीराम मिश्र जी के द्वारा, धनीराम मिश्र। और जो दुगड्डा शहर है इसका पुराना नाम लिखो नाथोपुर। क्या लिखोगे, ओल्ड नेम इसका नाथोपुर, प्राचीन नाम लिख दो नाथोपुर। नाथोपुर इसका क्या था, पूर्ववर्ती नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कण्वाश्रम क्षेत्र को किसने किसलई प्रदेश कहा था, कण्वाश्रम क्षेत्र को, कण्वाश्रम क्षेत्र को किसने किसलई प्रदेश कहा था, कण्वाश्रम क्षेत्र को किसके द्वारा किसलई प्रदेश कहा गया, ये कहा गया महाकवि कालिदास के द्वारा। ठीक है, क्या लिखोगे इसका आंसर, महाकवि कालिदास के द्वारा इसको क्या कहा गया, अपने आप में किसलई प्रदेश। देखो महाकवि कालिदास के द्वारा। ठीक है, महाकवि कालिदास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग देखना, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना कब हुई, लिखो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन
यानी लैंसडाउन में गढ़वाल बटन की पहली लैंसडाउन, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, इसमें गढ़वाल राइफल की जो पहली बटालियन बनी थी 4 नवंबर 1887 को, ठीक है, 4 नवंबर 1887, ठीक है, 4 नवंबर 1887 को पहली बटालियन यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, भैरव गुफा किस जगह पर स्थित है? देवलगढ़ श्रीनगर में, ठीक है, भैरव गुफा, भैरव गुफा देवलगढ़, और ये देवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? श्रीनगर के पास, यानी पौड़ी में, ठीक है, श्रीनगर के पास पौड़ी गढ़वाल में भैरव गुफा अपने आप में अवस्थित है। अगला लिखना आपको, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? पौड़ी को हिल स्टेशन किस वर्ष से घोषित किया गया था? 1992 में, 1992 में क्या किया गया था? इसको हिल स्टेशन अपने आप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राज राजेश्वरी का प्राचीन मंदिर कहां पर स्थित है? देवलगढ़ में, भी बहुत फेमस है। ये पंवार वंश के समय का है, ठीक है, राज राजेश्वरी का प्राचीन मंदिर ये कहाँ है? देवलगढ़ में क्या है? अवस्थित है राज राजेश्वरी का प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, ज्वालपा देवी मंदिर कहां पर है? पौड़ी में, ज्वालपा, यानी ठीक है, ज्वालपा देवी, ज्वालपा देवी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, और ये पौड़ी गढ़वाल में पश्चिमी नयार नदी के तट पर है। ब्रैकेट में लिखो पश्चिमी नयार, पौड़ी गढ़वाल जनपद की बात चल रही, ठीक है, पश्चिमी नयार के तट पर, पश्चिमी नयार नदी के तट पर है, ये लिख लो, ठीक है। अरे पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी मुख्यालय की बात नहीं चल रही है, पौड़ी गढ़वाल जनपद की चल रही है, जो कि पश्चिमी नयार, वेस्टर्न नयार जो नदी है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है, पूर्वी और पश्चिमी नयार फिर गंगा में आके जाके मिल जाती हो, तो वहीं पे उसी के तट पे अपने आप में ज्वालपा देवी जी का मंदिर अवस्थित है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, कालो का डांडा किसका पूर्व नाम था? कालो का डांडा किसका पूर्व नाम? ये था बच्चों लैंसडाउन का, लैंसडाउन का पूर्व नाम क्या था? कालो का डांडा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, उच्छाऊ बांध परियोजना किस जनपद में है? उच्छाऊ डैम, ठीक है, उच्छाऊ बांध, ये है अपने आप में पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा के, यानी ठीक है, किस जनपद में है? पौड़ी में, यानी श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास कहां? अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा बांध है? उच्छाऊ बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दरबान सिंह संग्रहालय म्यूजियम, दरबान सिंह म्यूजियम, दरबान सिंह संग्रहालय, ये भी कहाँ है? जो दरबान सिंह लैंसडाउन पौड़ी में 1983 में इसको बनाया गया था, ठीक है, लिखो लैंसडाउन, लैंसडाउन ब्रैकेट में 1983 लिख दो, और पौड़ी में है लैंसडाउन, आपको ये पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, सोना नदी वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, ये भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, 1987 में इसको बनाया गया था, 1987 में कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में, सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शंकर मठ, शंकर मठ कहाँ है? श्रीनगर, क्या लिखोगे? श्रीनगर, ब्रैकेट में लिखो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, गेंदा कौथिक, गेंदा कौथिक कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में, पौड़ी जनपद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पौड़ी जनपद का गठन, पौड़ी जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 को, ठीक है, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को, दुग्ध ताल कहाँ है? दूधातोली में, गुजडू आंदोलन, एक लिख दो दुग्ध ताल, दुग्ध ताल दूधातोली में है, ठीक है, दूधातोली, दूधातोली किस जनपद में पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का लिखो, गुजडू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है, गुजडू आंदोलन,
गुजडू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल जी। राम प्रसाद नौटियाल जी इसके प्रणेता थे। ठीक है, इसके बाद आखिर कुछ क्वेश्चन आप कंप्यूटर के देखिएगा, वो देखना है। क्वेश्चन आप लोग अब कंप्यूटर के देखना है। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन मान के चलिए लगभग एंड की हो रहा है कंप्यूटर वाला पोर्शन, ताकि कंप्यूटर एंड होती फिर रीजनिंग का एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग रीजनिंग को आगे को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए क्लासेस बहुत हैं। तो मैं सोचता था कि पहले एक बार हमारा कंप्यूटर का पोर्शन क्या हो जाए, एंड हो जाए। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में आपका शॉर्टकट कीज पूछता है, यानी किसके लिए आप कौन सी की को प्रयोग करोगे, तो वो कीज आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज पतली लिखी है, उसको डार्क करना है, यानी उसको गहरा दिखाना है, गाढ़े कलर का दिखाना, तो उसके लिए बोल्ड दबाते हैं। ठीक है, बोल्ड के लिए कौन सा एक्शन दबाओगे आप? देखो बोल्ड सिंपल सी है बच्चों, कंट्रोल बटन के साथ बी दबाओगे आप। ठीक है, कंट्रोल CTRL लिख दिया मैंने, इसके साथ बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है कोई चीज अगर आपको डार्क दिखा रही है, यानी लाइट मतलब हल्की दिखी है, उसको डार्क करना है, तो उसके लिए बोल्ड क्या होता है ऑप्शन, उसके लिए कंट्रोल+B दबाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कॉपी करना है, ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना है, कॉपी के लिए जो एक्शन होता है, कंट्रोल के साथ आप C दबाते हो। कंट्रोल एक बटन होता है कंप्यूटर में, इसके साथ +C दबा दोगे, दो बटनों को ऐसे, तो वो जो अपना कंटेंट है उसको सेलेक्ट किया होगा आपने, तो उससे कंट्रोल+C करके कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को अगर आपने कोई चीज फाइंड करनी है कंप्यूटर में, यानी इसको ढूंढना है, तो कंट्रोल+F दबा दोगे, कंट्रोल+F बटन दबा दोगे। पहले सिंपल सी जिसका जो है वही दबा रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद कभी आपको क्या करना है, किसी चीज को इटालिक करना है। इटालिक मतलब जैसे ये फॉर्मेट लिखा है, इसको तिरछा दिखना है, तो इटालिक का लिखो। इटालिक में क्या दबाओगे आप? कंट्रोल के साथ हमेशा I बटन दबाना है। ठीक है, क्या करना है? कंट्रोल के साथ हमेशा I वाला क्या दबाना है? बटन दबाना है। नेक्स्ट, अगर आपको मेन्यू बार खोलना होगा, ये इंपोर्टेंट कर देना, मेनू बार। ठीक है, अगर आपने ओपन करना है तो F10 दबाओगे, इसके सीधे F10 बटन दबाओगे कंप्यूटर का, उससे क्या ओपन हो जाएगा? मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, F10 दबाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर कोई नई स्लाइड ओपन करनी है, न्यू स्लाइड अगर ओपन करनी है, तो कंट्रोल के साथ आप क्या दबाओगे? N दबाओगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ N दबाओगे तो नई स्लाइड आपकी क्या हो जाएगी? कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी चीज को पेस्ट करना है, कहीं दूसरी जगह डालना है, कॉपी के साथ पेस्ट आता है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल के साथ भी दबा दोगे, ये इंपॉर्टेंट कर देना, फिर आपका थोड़ा सा, क्योंकि आप ऐसे रटने के आदी हो जाओगे तो पेस्ट भी आ जाता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेस्ट के अलावा कोई चीज प्रिंट करना है, तो कंट्रोल के साथ P दबा दोगे, प्रिंट, कंट्रोल के साथ P की दबा दोगे तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? प्रिंट भी हो जाएगी सेलेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किसी चीज को रिपीट फाइंड करना है, तो शिफ्ट के साथ F4 दबाओगे। ठीक है, लिखो रिपीट फाइंड। अब बटन चेंज हो गया, शिफ्ट बटन हो गया, शिफ्ट के साथ F4 बटन को क्या करना है? आपने क्लिक करना है, दोनों को साथ दबाना है, तो रिपीट फाइंड उससे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किसी चीज को अंडू और रीडू करना है। अगर आपको पता होगा, एक रीडू होता है, एक अंडू होता है। रीडू करने के लिए कंट्रोल+Y दबाते हैं। ठीक है, लिखो रीडू, कंट्रोल के साथ Y दबाओगे, और अंडू करना है, कंट्रोल के साथ Z दबाओगे। ये दोनों इंपोर्टेंट अपने आप में। ठीक है, यानी रीडू और अंडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसी के साथ किसी चीज को आपने रिप्लेस करना है, हटाना है, कंट्रोल के साथ H दबा दोगे। रिप्लेस के साथ कंट्रोल के साथ H बटन दबा दोगे, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अपने आप में रिप्लेस भी अपने आप में क्या है? इंपोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कभी कभी किसी स्लाइड को स्लाइड शो करना है, यानी आप देखते होंगे ना, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता है, एक के बाद एक स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड, तो अगर आपको स्लाइड को 1 by 1 देखना है, उसको स्टार्ट करना है, यानी स्लाइड शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो की दबाते हैं, देखो
SLID स्लाइड शो करना है आपको, यानी स्लाइड दिखानी है। और इसके साथ अगर आपको इसको स्टार्ट करना है यानी शुरू करना है तो उसके साथ क्या दबाओगे आप, सीधे सीधे F5 बटन दबा दोगे तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको कहीं पे एक बटन मतलब ऑलवेज आता, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड तो आपको पता ही होगा, Ctrl+N दबा दोगे। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछता है कि जो ओपन होता है यानी किसी चीज को ओपन करना है आपने, तो उसके साथ कंट्रोल के साथ ओ दबा देना। ठीक है, ओपन के लिए क्या दबा दोगे, कंट्रोल के साथ ओ मतलब ओ दबा दोगे। हाइपरलिंक का आपको पता ही होगा, हाइपरलिंक मैंने शायद आपको बता दिया है। हाइपरलिंक के भी आप लोग क्या रखना, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना, कभी एक क्वेश्चन पूछता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक लिख दो। इसके लिए जो बटन दबाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए F7 दबाया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, F7, इससे आप किसी चीज की स्पेलिंग और ग्रामर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग, कभी प्रीवियस स्लाइड देखनी है यानी पहले वाली स्लाइड, तो कौन सी की दबाओगे, P दबाओगे। ठीक है, लिखो प्रीवियस स्लाइड, इसके लिए क्या दबा दोगे आप, P बटन दबा दोगे तो आपकी प्रीवियस वाली स्लाइड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, इतने आप लोग याद करना। इसके बाद कंप्यूटर की मात्र एक क्लास, जितना मुझे लगता है। ठीक है, एक क्लास में टोटली कंपाइल करूंगा, देखूंगा उसको कि क्या क्या आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बीपीडीओ वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर का नया सिलेबस दिया गया था, अगर आपको ध्यान होगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत लेंथी सिलेबस है, उसको कराना पॉसिबल नहीं होगा 90 डेज की क्लास में। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन था उसके लिए सेपरेट से उसने सिलेबस ओपन किया था। उसके मैक्सिमम पोर्शन, अब 7% तो कवर करने का समय नहीं हो पाया था, उसका मैक्सिमम पोर्शन कंप्यूटर वाली एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट में चेक करना आप लोग, कंप्यूटर का एक फोल्डर होगा, वहां से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उसके क्या कराए थे, टॉपिक कराए हुए थे। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना और इसको जो क्लास है आपकी 59 वाली उसको रिवाइज कर लेना। इसके बाद आपकी 12-13 क्लासेज यानी 75 के आसपास हम लोग क्या एंड कर लेंगे, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन एंड कर लेंगे, बचते हैं 15 क्लासेज। अब आपकी संभवतः नेक्स्ट टाइम से जो क्लास आएंगी वो रीजनिंग इंक्लूड करते हुए आएगी, और जैसे ही ज्योग्राफी का पोर्शन एंड हो जाएगा लास्ट में करंट अफेयर और विंसर ईयर बुक सब इसी जगह हम लोग क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।